बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कल सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के मौजू पर सहाफ़ियों और कोर्ट रिपोर्टर्स का एक सेमिनार या वर्कशॉप का इनेकाद था, जिससे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब किया। जस्टिस अजहर मिनल्ला का जो खिताब था उसे खासा नुमाया कवरेज मिली है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिनसे ना सिर्फ एतराफ़ जुर्म लगता है, बल्कि उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा और उनका जो जजेस का ब्रिगेड है उसके खिलाफ एक खुली चार्जशीट पेश की है। अतर मिनल्ला ने बड़े खुले अल्फाज में कह दिया है कि जजेस अवाम का असासा हैं, अवाम को पूरा हक पहुंचता है कि वो जजेस पर तनकीद करें। जजेस पाक पवित्र या गुनाहों से या गलतियों से बालातर नहीं है। उन्होंने ये एतराफ किया कि इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में दबाव पर फैसले किए जाते हैं, क्योंकि जब बाज लोगों की नापसंदीदा शख्सियत को अदलिया से रिलीफ मिलता है तो फिर उस अदालत पर शदीद किस्म का दबाव डाला जाता है, उस पर तनकीद की जाती है और उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है। अतर मिनल्ला के मुताबिक अदलिया को आजाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी दबाव से बालातर होना चाहिए। अतर मिनल्ला ने यह एतराफ किया कि अगर 1971 में पाकिस्तान का मीडिया आजाद होता तो शायद पाकिस्तान दो लख्त ना होता, क्योंकि दर हकीकत अवाम को सच से झूठ के अंधेरों में रखने से, सच से दूर करके, सच को अवाम की पहुंच से दूर करके पाकिस्तानियों को ऐसे मकाम पर ले जाया गया कि जब 17 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान के बेशतर लोग अपने गर्म लहाफों से बाहर निकले तो उन्हें शायद ये इल्म ही नहीं था कि उनका प्यारा पाकिस्तान, जिन्ह का पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया दुलख्त हो चुके हैं और वो जमीन बुर्द हो चुके हैं। अल्लाह ताला काजी फ़ायज़ ईसा को हिदायत दे। कल ये सब कुछ सुनकर भी न जाने उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, उन्हें कोई शर्म आई होगी या नहीं आई होगी। ताहम उन्होंने जरूर ये कहा कि सच की बालादस्ती होनी चाहिए और सच बोलना चाहिए और हमें सच के साथ होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि काजी साहब का सच क्या है। क्या उनका सच ये है कि लंदन और अमेरिका में जो उनके असासे हैं वो उनकी बीवी के या किस आमदनी से आए हैं जिसकी उन्होंने आज तक रसीदें नहीं दी। सच तो यह है कि काजी साहब ने जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल्स केस को बंद करके आले शरीफ का ओपन एंड शट केस बंद किया, उसी तरह उन्होंने लंदन अपार्टमेंट्स के बारे में जो उनको सजाएं मिली थी, अपने ही 5 सीनियर जजेस के दिए हुए फैसले को रिवर्स करके उन्होंने एक बार फिर आले शरीफ को रिलीफ देकर ये साबित किया है कि काजी फ़ायज़ ईसा के लिए पाकिस्तानी अदलिया का काम सिर्फ और सिर्फ आले शरीफ और उन जैसे दीगर रऊसा, चोरों, डाकुओं, मनी लॉन्डरों और ताकतवर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है। बहरहाल अतर मिनल्ला ने वो तमाम बातें की हैं जो दिल को लगती हैं, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा भी चीफ जस्टिस बनने से पहले बहुत बुलंदबाज़ दावे करते थे, इंसानी हकूक के बहुत बड़े चैंपियन थे, आज़ादी इजहार राय के अलम बरदार थे, जमहूरियत को वो अपने सर पर बैठाते थे, आइन की किताब को हाथ में पकड़ पकड़ कर दिखाते थे। मगर ये क्या हुआ, चीफ जस्टिस बनने के चंद दिनों के अंदर ही वो आइन, इंसानी हकूक सब कुछ भूल गए हैं। अगर उन्हें कुछ याद है तो उन्हें अपनी खुदनुमाई याद है, अगर उन्हें कुछ याद है तो उन्हें आले शरीफ और उन जैसे ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ देना याद है। कल रात को पीटीआई का एक वर्चुअल जलसा होना था। इस जलसे के आगाज से चंद दिन कबल ही सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि 20 तारीख की शाम को पाकिस्तान का इंटरनेट अचानक मुनक़ते हो जाएगा, उसकी नशरियात डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पीटीए ने तो ये कहा है कि ये टेक्निकल खराबी की वजह से है, मगर ये कैसी टेक्निकल खराबी है कि जिसके बारे में एक आम नाज़र और एक आम साइल ने आज से 5-6 दिन पहले ही पेशीनगोई कर दी थी। वो शार्क जो समुंदर में आकर इंटरनेट की केबल को काटती है, वो शार्क आखिर उस वक्त ही क्यों आती है जब इमरान खान का खिताब होने वाला होता था या पीटीआई का वर्चुअल जलसा होने वाला होता है। पीटीए जब इस किस्म के काम करता है या कोई और अदारा इस किस्म के ढोंग रचाता है,
इस तरीके से झूठ बोलता है, अवाम के साथ मलमाकारी करने की कोशिश करता है, तो यकीन जानिए इससे अवाम का रियासत पर एतमाद मजीद कमजोर हो जाता है। अवाम अदारों से मजीद मुतनफ़र हो जाते हैं। अवाम सिर्फ पीटीए से नहीं मुतनफ़र होते, बल्कि अवाम उन ताकतवर अदारों से ज्यादा मुतनफ़र होते हैं जिनको वो समझते हैं कि वो पीटीए हो या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, इंतजामिया हो, इन सबको कंट्रोल कर रही है और इनको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। कल इमरान खान के साइफर केस के अहम तरीन गवाह इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान था। आजम खान को कुछ अर्सा पहले अचानक अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद आजम खान से एक मजिस्ट्रेट वाला बयान लिया गया, लेकिन कल जब जज के सामने आजम खान ने बयान दिया तो उन्होंने सच सच बता दिया। हकीकत तो यह है कि आजम खान के इस बयान के बाद साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल गई है। साइफर केस बढ़ चुका है, उड़ चुका है। आजम खान ने वाज़े तौर पे कहा कि साइफर में वाज़े अल्फाज में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र किया गया था, यानी कि एक बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के लोगों को, सियासतदानों को या कुछ ताकतवर लोगों को यह कहा था कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए आप इमरान खान को हटाएं, यानी कि वो रास्ता उन्होंने बताया था, उन्होंने हुक्म दिया था कि इंसानी जमीरों का सौदा करें और उस सौदे के जरिए आप इमरान खान को हटाएं। यहां ये सवाल पैदा होता है कि फिर वो करोड़ों रुपए जिनसे सिंध हाउस में एमएनएज और एमपीएस के जमीर खरीदे गए, वो करोड़ों रुपए आखिर कहां से आए? जरदारी साहब लाए तो किसने उनको वो पैसा दिया और उस पैसे से आइंदा भी कितने जमीर खरीदने का इरादा है? आजम खान ने वाज़े तौर पे कहा कि इमरान खान ने ना तो उस साइफर को खोला और ना ही उसको पढ़ा, बल्कि जब ये साइफर को गुमने की खबर आई तो उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के दीगर अमले को कहा कि इस साइफर को ढूंढा जाए। हकीकत तो यह है कि साइफर मौजूद है और इसी वजह से इमरान खान के इक़्तिदार से रुखसती के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी कई बार हुआ और उसमें इस फैसले को इस साइफर को ना सिर्फ डिस्कस किया गया बल्कि डिमार्श भी किया गया। और डिमार्श करने का वाज़े मतलब था कि साइफर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत थी, एक गैर इखलाकी, घटिया और सफारती आदाब के खिलाफ कदम था जिस पर डिमार्श किया गया था। बहरहाल आजम खान ने तो साइफर के केस से हवा निकाली, उधर तोशा खाना केस का जो प्रिंसिपल गवाह था, जो कि दुबई की एक भारतीय कंपनी का सेल्समैन था, वो जब अदालत में आया तो इमरान खान के वकील, जो कि शहजाद खोसा है, जो लतीफ खोसा के बेटे हैं, उन्होंने उस गवाह के हाथों के तोते उड़ा दिए। उस बेचारे को झूठ दर झूठ बोलना पड़ा। सबसे पहली बात उसने कहा कि मुझे हीरा दिखाया ही नहीं गया बल्कि उसकी तस्वीर भेजी गई। फिर उसने कहा कि वो क्लैरिकल मिस्टेक से हमने हीरे का वजन ग्राम्स में लिख दिया जबकि उसका वजन तो कैरेट्स में होता है। उससे पूछा गया कि क्या हीरे की तस्वीर देखकर आप हीरे की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उसके वजन, उसके कट्स, उसकी स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद, उसकी शफाफियत को देखने के बाद ही हीरे की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने इसकी कोई फीस नहीं ली, ना ही मुझे पता है कि मेरी कंपनी ने इसकी कोई फीस ली, ना ही मेरे पास कंपनी की तरफ से अथॉरिटी लेटर है कि जो मैं यहां आकर आपके सामने ये बयान दे रहा हूं। हैरत की बात है कि दुबई में, यूएई में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हीरों का और ऐसी कीमती चीजों का बिजनेस करती हैं, मगर आखिर में एक गवाह मिला तो वो एक भारतीय कंपनी से ही क्यों मिला? वो किसी वेस्टर्न कंपनी से या अरब कंपनी से क्यों नहीं मिला? क्योंकि शायद वहां पर भी जमीर फरोशों की और अपने ईमान का सौदा करने वालों की कमी नहीं है। बहरहाल आज जिस किस्म की उससे क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उससे साबित हो गया कि $19 मिलियन के तोहफे का ये दावा करने वाले ये झूठ और मकर का एक जाल बुन रहे हैं। इमरान खान को जेल में रखना, अवाम की नजरों से दूर करना, इन झूठे केसों का इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है।
ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سائفر، توشخانہ، عدت اور 190 ملین جیسے تمام جھوٹے کیسز اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ایم کیو ایم ایک بار پھر اپنی غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے۔ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جن کے لیڈرز حضرات شاید واش روم بھی، لیٹرین بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ناشتے میں کیا کھانا ہوتا ہے وہ بھی اپنے روحانی باپوں سے پوچھتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کس نے بنایا، پھر کس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر کس نے ان کی چھترول کی، اور پھر کس نے ان کو سینٹرل ڈسٹرکٹ کراچی تک محدود کر دیا۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ کراچی میں پی ٹی آئی کے انتخابی کیمپ پر ایم کیو ایم کے گنڈوں نے حملہ کیا اور ان کے اہم لیڈران کو لہولہان اور شدید زخمی کر دیا۔ اس طرح کی حرکتوں سے پی ٹی آئی کے حوصلہ مند کارکنوں کو تو کمزور نہیں کیا جا سکتا، مگر ایم کیو ایم ایک بار پھر قوم کی نظروں میں بے نقاب ہو گئی ہے۔ قوم جانتی ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اور ایم کیو ایم ایک بار پھر اپنے آقاؤں کے کہنے پر غنڈہ گردی اور بدماشی کا بازار گرم کر کے نہ جانے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر میں انہیں بتا دوں وہ مطلوبہ انتخابی نتائج ہرگز حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔